नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा और मेरे साथ जुड़े हैं जागरण न्यू मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रत्युष रंजन। प्रत्युष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, बिल्कुल तैयारी पूरी है, कभी भी घोषणा हो सकती है। उम्मीद की जा रही है नया साल आएगा और 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और साथ ही साथ में गोवा और मणिपुर में चुनाव शेड्यूल्ड है और सभी राजनीतिक दल इन चुनावों की तैयारियों में लगे हुए हैं। आज की इस चर्चा में हम आंकड़ों पर बात करेंगे और मुख्य रूप से 2 राज्यों की, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। दोनों राज्यों में 2017 में क्या स्थिति रही थी। खास तौर पर हम वोट शेयर की बात करेंगे, क्या किसके खाते में गया था, क्या समीकरण लगे थे। मैं इसी सवाल के साथ प्रत्युष जी आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। कहा जाता है उत्तर प्रदेश वो राज्य जिसने यूपी फतेह किया, उसने देश फतेह कर लिया। इसलिए सभी दलों की निगाहें हमेशा से इस देश में चुनाव जब से हो रहे हैं तब से उत्तर प्रदेश पे हमेशा रही हैं। तो ये विधानसभा चुनाव बहुत खास हैं। आंकड़ों पर बात करते हैं। जी अमित, बिल्कुल। जैसा आपने कहा, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उत्तराखंड के चुनाव हैं और बाकी 3 और स्टेट के चुनाव आने वाले हैं। तो लोकतंत्र में अमित, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। वो पंचायत का हो, ग्राम प्रधान का हो या फिर संसद का चुनाव हो। हर चुनाव की अपनी एक जगह है, अपनी एक महत्ता है। वैसे ही विधानसभा चुनाव की अपनी एक जगह है। और विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो भारत के लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की एक अलग ही जगह है, एक अलग ही इसकी एक अलग ही महत्ता है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। सारे हलचल, सब जगह पे सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक पार्टियां हों या हमारे न्यूज रूम्स हों, सब जगह पे खबरों को बनाना, खबरों को लगाना, खबरों की सुनना, खबरों को देखना और कैसी कैसी चीजें बदल रही हैं, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर हम बात करें 2017 के चुनाव की, तो 2017 में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय क्या माहौल था। इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद कैसी तस्वीरें निकल के आई थी, किसको कितनी सीट मिली थी, किसके कितने वोट परसेंटेज मिले थे, क्या सिचुएशन थी उस समय, उसके ऊपर मैं थोड़ी आंकड़ों पे बात करना चाहूंगा। कुछ आंकड़े मेरे पास हैं जिसमें हम अपने जागरण के दर्शकों के साथ हम ये शेयर कर सकते हैं कि उस समय की 2017 की क्या तस्वीर थी। और उसके बाद हम आगे आने वाले दिनों में बात करेंगे कि अभी क्या सिचुएशन बनने की अग्रसर है। अगर मैं बात करूं 2017 की, तो 6 नेशनल पार्टीज थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में हिस्सा लिया था। इसमें बीजेपी थी, बीएसपी था और सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस और एनसीपी, ये 6 नेशनल पार्टीज थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में, विधानसभा चुनाव 2017 में भाग लिया था। बीजेपी ने टोटल 384 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें कि 312 जगह पे बीजेपी को जीत मिली थी। 5 ऐसी सीट थी जहां पे बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। और जो टोटल वोट परसेंट जो इन स्टेट में रहा, वैलिड वोट परसेंट जो हुआ था, उसमें 39.6% जो है बीजेपी को वोट मिला था। अगर टोटल सीट जो बीजेपी ने कंटेस्ट किया था उसके वोट परसेंट की बात करें तो 41.57% का वोट शेयर बीजेपी को मिला था। वैसे हम बात करें बीएसपी की, बीएसपी ने टोटल 403 सीट पे अपने उम्मीदवार खड़े किए, सारे के सारे सीट पे, जिसमें कि उन्हें जीत मिली थी 19 जगहों पे और 81 जगह पे बीएसपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। और जो उनका वोट परसेंट था वो 22.23% था, जो बीएसपी को वोट परसेंट मिले। अगले सीपीआई की बात करें तो सीपीआई ने टोटल 68 जगह पे 68 सीट पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और सारे 68 जगहों पे उनके उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। सीपीएम की बात करें तो 26 जगह पे सीपीएम ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और सारे 26 जगह पे उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 114 जगहों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, 7 मिली थी और 29 जगह पे उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। एनसीपी की बात करें तो 30 जगहों पे उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, 30 में 30 जगह पे उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। तो ये एक मोटा मोटी तस्वीर है पॉलिटिकल पार्टीज के प्रदर्शन का, जो नेशनल पार्टीज थी
उत्तर प्रदेश के अंदर में 2017 के चुनावों के बाद की स्थिति, जो तुरंत जो स्थिति निकल के आई थी। और अगर हम स्टेट पार्टीज की बात करें, जो दो स्टेट पार्टीज थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना भाग्य आजमाया था, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने 311 जगहों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। 47 सीटों पे उन्हें जीत मिली थी और 25 जगह पे उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। आरएलडी की बात करें तो 277 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे, एक पे जीत मिली थी और 266 जगह पे उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। इसमें एक आंकड़ा और है अमित मेरे पास, जो मैं अपने दर्शकों के साथ, अपने साथियों के साथ साझा करना चाहूंगा कि अगर जो स्टेट पार्टीज थी उन्होंने भी काफी उस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इसमें कि एआईएमआईएम एंड आईयूएमएल दोनों पार्टीज ने अपना भाग्य आजमाया था। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी है थी, उनकी संख्या 289 थी, 289। तो 289 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी थी, जो अदर स्टेट की पार्टी थी, अदर स्टेट की, लेकिन स्टेट पार्टी का दर्जा जिनको है वो 5 थी। जो यूपी की स्टेट पार्टी थी वो 2 थी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी, और नेशनल पार्टी जो थी वो 6 थी। तो 6 पार्टी, फिर 2 पार्टी, फिर 5 और 289, टोटल 302 पार्टीज ने अपने भाग्य आजमाए थे यूपी के इलेक्शन में। और जैसा आपको मैंने बताया कि कितने कितने सीटों पर किसको जीत मिली और कहाँ किसकी जमानत जब्त हुई थी। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने 1462 जगहों पे अपने उम्मीदवार अपने अपने आप को खड़ा किया था और 3 जगह जीते थे इंडिपेंडेंट, और 1455 जगहों पे उनकी जमानत जब्त हुई। नोटा की अगर हम बात करें, काफी डिस्कशंस होते हैं जब भी इलेक्शन आते हैं, तो नोटा के ऊपर काफी डिस्कशंस होते हैं। तो नोटा में जो वोट परसेंट था नोटा का, वो था 0.87%। टोटल वोट जो पोल हुआ था उसमें 0.87% जो है वो नोटा को मिला था। तो उत्तर प्रदेश का मिला के, कुल मिला के ये कहानी है अमित, और कहानी रही 2017 में। अगर मैं वोटर्स की बात करूं, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उत्तर प्रदेश में उस समय जो स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से, तो जनरल कंस्टिट्यूएंसी जो थी, जनरल कैटेगरी की थी, वो 318 थी। जो एसटी कैटेगरी थी वो 85 थी। एसटी कैटेगरी कोई सीट नहीं थी। जो टोटल 403 सीट पे जो विधानसभा है उन पे इलेक्शन हुए थे। और जो मेल वोटर्स थे वो टोटल करीबन 7,70,42,607 वोटर्स थे, और जो फीमेल थे वो 6,46,13,747 थे। टोटल जो था वो इनका मिला के 14 करोड़ के आसपास का इनका आंकड़ा बन रहा था, जो सारे वोटर्स मिला के होते हैं। तो ये एक मोटा मोटी तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश की मैंने आपको बताई कि उस समय क्या निकल के आया। जी जी, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, जो पूरा ये गणित वोट शेयर के हिसाब से ही चलता है। आज की चर्चा में हमने हमारे जो जुड़ने वाले लोग हैं उनसे इसी आंकड़ों के ऊपर बातचीत का तय किया था। प्रत्युष जी, जो आपने आंकड़े बताए, मेरे जहन में बहुत सारे सवाल इनमें से उठ रहे हैं, कई सारी बातें आ रही हैं, लेकिन हम पहले उत्तराखंड की ओर चलेंगे ताकि वहां का भी डेटा डिस्कस हो जाए और फिर आपसे उन सवालों पर मैं आऊंगा। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में 2000 में ये नया राज्य बना, उत्तर प्रदेश से विभाजन होकर ही बना, और तब से अब तक की जो तस्वीर रही है वो रही है कि एक सरकार ने दोबारा रिपीट नहीं किया, बदलती रही है। और 2017 की तो बड़ी दिलचस्प स्थिति थी कि मौजूदा जो उस वक्त की सरकार थी वो बहुत ही पीछे आ गई। बीजेपी ने 2017 में 70 में से 57 सीटों पर जीत ली, वहीं कांग्रेस, जिसकी पिछली सरकार थी, 11 सीटों पर रह गई, 2 सीटें निर्दलियों को गई। प्रत्युष जी, यहाँ का आंकड़ा भी, यहाँ का क्या वोट शेयर था, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल अमित, ये आंकड़ा मेरे पास भी है। और जैसा मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताया, बिल्कुल वैसे ही जो है बीजेपी ने 70 सीटों में 56 सीटों पे, एक सीट जो है उस समय जो जीती थी जो बीजेपी, उसमें 56 का आंकड़ा मुझे दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, जिसमें इन्हें 46.51% का वोट मिला था। बीएसपी ने 69 जगह पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, और जिसमें कि 60 जगहों पे उनकी जमानत जब्त हुई थी। सीपीआई ने 4 जगह पे कैंडिडेट खड़े किए थे, 4 जगह पे जमानत जब्त हुई थी। सीपीएम ने 6 जगह पे खड़े किए थे, 6 जगह पे जमानत जब्त हुई थी। कांग्रेस ने 70 जगहों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, 11 में जीत मिली थी और 4 में जमानत जब्त हुई थी। एनसीपी ने 2 जगह पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और दोनों पे इनकी जमानत जब्त हुई थी। इसके अलावा जो स्टेट पार्टी थी, जिसमें कि एआईएपी है, आरएलडी है, एसएच है और एसपी है, तो मैं बात अगर सीधा समाजवादी पार्टी की करूं
तो 20 जगह पे समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और 20 के 20 जगह पे उनके पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। तो ये एक मोटा मोटी आंकड़ा है उत्तराखंड का। जी जी प्रत्युष जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये जहन में बनता है इन्हीं आंकड़ों से जुड़ा हुआ कि जैसे हम उत्तराखंड की ही बात करें, उत्तराखंड में हम देखें कि जो कोई भी पार्टी जब अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है, या हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस वोट शेयर को लेकर अपनी बड़ी उनकी रणनीति होती है कि पिछली बार जी हमें ये मिला, हम कहाँ सेंधमारी कर सकते हैं, हम पारंपरिक वोटों को नहीं तोड़ सकते विपक्षी पार्टी के, तो हम कहाँ जो निर्दलियों को गए या छोटे दलों कर गए। तो ये जी आंकड़ा इस वक्त हम बात करें जब आए, बहुत सारे मुद्दे हुए, देश ने बहुत सारी चीजें देखी हैं, और ये आंकड़ों की स्ट्रेटेजी राजनीतिक दलों के लिए कितनी महत्ता रखती है? देखिए, अभी दोनों वोट परसेंट और सीट शेयरिंग और जो पार्टी जीतती हैं, ये तीनों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली सीट आप जीतते हैं तभी आपकी सरकार बनती है। डेमोक्रेसी में नंबर्स का की वैल्यू है और नंबर्स आगे निकल के आते हैं, उसके हिसाब से आपकी सरकार बनती है। लेकिन अगर वोट परसेंट की बात करें अमित, तो बीजेपी को जैसे मैं देख सकता हूँ 2017 में जब ये चुनाव हुआ था और जो रिजल्ट आया था उसमें 41.57% का वोट मिला था उनको, वोट परसेंट इन सीट कंटेस्टेड, और 39 पॉइंट समथिंग का उनको टोटल वोट परसेंट था। वैसे ही अगर हम बीएसपी की बात करें तो 22% और समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी 22% के आसपास था। तो 22% का वोट शेयर उनके पास था, लेकिन सीट की संख्या बहुत ही कम थी। 20% के अंतर से आगे बढ़ के बीजेपी ने एक मैसिव जो है विक्ट्री अपने नाम की थी, और जो सीट की संख्या थी वो 312 तक चली गई थी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी सीट है, उसकी कितनी पॉपुलेशन है, वहां पे वोट नंबर है, उन जो वोटर्स के नंबर हैं उनकी संख्या कितनी है, और वो संख्या में आपका वोट परसेंट कितना है। तो ये जब सारे आंकड़े जुड़ते हैं तो वो एक ओवरऑल वोट परसेंट निकलता है। तो जो ओवरऑल वोट परसेंट निकलता है वो आपको बहुत ज्यादा वो पिक्चर नहीं दिखाता। अगर आप सही पिक्चर देखना चाहते हैं तो आप 403 सीट में से ऐसे सीट्स को अलग करें जहां की संख्या जो है एक एक लेवल से ऊपर है, और फिर आप वहां के वोट परसेंट की बात करें। बाकी को, क्योंकि कई जगह पे कई सीट पे संख्या कम है, वोटर्स कम है, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस के कारण सीट का जीतना हारना जो है वो हो जाता है कई बार। लेकिन अगर आप किसी बड़े जनसंख्या वाले कंस्टिट्यूंसी की बात करें जहां पे लाखों में वोटर्स हैं, तो वहां पे अगर थोड़ा भी आप अगर पीछे होते हैं तो वो आपके वोट परसेंट पे असर कर जाता है। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा जो है ये आप बिल्कुल मिला के नहीं चल सकते। अल्टीमेटली जो है वो आपने सीट जीती और कितने अंतर से जीती, ये मैटर करता है राजनीतिक दलों के लिए, जिसके लिए सभी फाइट करते हैं, क्योंकि सरकार एक्चुअली इसी से बनती। जी एक सवाल प्रत्युष जी, ये डेटा जो पिछले चुनावों का जो आंकड़ा, जब इलेक्शन कमीशन पूरा एक एक वोट की जब गिनती के बाद स्टैटिक्स देती है, कभी भी कहीं चुनाव होने से पहले, और कई बार तो आजकल चलन ये देखने को मिला है कि चुनाव भले 3 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, बहुत सारे सर्वे आने लग जाते हैं, एक आकलन दिया जाता है। मैं पिछली बार 2017 के यूपी के इलेक्शन की बात करूं तो किसी को भी इन रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं थी। अगर उस वक्त के मैं उन सर्वेस की यहाँ सामने वो आंकड़ा रखना चाहूं तो किसी ने बीजेपी को 161 दिया था, सी वोटर ने, एबीपी लोकनीति ने 170 दिए थे, न्यूज एक्स एमआरसी ने 185 सीट दी थी, चाणक्य टुडेज ने 285, और ऐसे ही सपा पे 141, 163, 120, 88। हम ये देखें जब रिजल्ट आए तो बिल्कुल आंकड़ा उसके किसी की भी उम्मीद के बिल्कुल पार था। तो ऐसे में एक स्टैटिक्स जो ठीक है, चुनाव होने के बाद के सारे डेटा है, और एक 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 सर्वे, एक आकलन, एक अनुमान, वो जो बार बार एक बात उठती रही है कि वोटर को कंफ्यूज तो नहीं करता। मैं वहां तक आपके पास आना चाह रहा हूँ इस सवाल के साथ। एग्जिट पोल पहले हुआ करती थी, अब तो खैर जब तक मतदान नहीं हो तब तक उस तरह की बात नहीं की जाती, लेकिन सर्वे का नाम दे दिया गया। ये पूर्वानुमान, ये इस तरह के सर्वे, ये भ्रमित नहीं करते वोट देने वालों को? देखिए अमित, मैं एक बात आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस से और अपने अभी तक की जो मैं इलेक्शंस को मैं कवर करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। हिंदुस्तान के वोटर को कोई दिग्भ्रमित नहीं कर सकता। आप दुनिया भर की चारों तरफ बातें कर लें, कुछ भी दिखा लें, स्क्रीन पे दिखा लें, कुछ भी लिख दें, हिंदुस्तान का वोटर एक बार जो सोच लेता है वो पढ़ने से या चीजों को देखने से, जो स्क्रीन पे चल रही है उससे वो डिसाइड नहीं करता।
वो डिसाइड करता है कि उसकी जिंदगी कैसे बदल गई, वो बदल रही है कि नहीं बदल रही, या उसकी जिंदगी को बदलने में जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ता आपके इलाके के एमपी एमएलए हैं, वो उसमें सहयोगी हैं कि नहीं, उनका कोई रोल है कि नहीं। कुछ कुछ पार्ट होते हैं, आप कुछ परसेंटेज से होते हैं जिनको हम अपने टेक्निकल टर्म में बोलते हैं फ्लोटिंग वोट। वो फ्लोटिंग वोट कभी किसी तरफ भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है और उससे कोई बड़ा इम्पैक्ट, कोई बड़ा चेंज नहीं होता। जो एक मेजोरिटी वोटिंग होती है, जो मेजोरिटी वोटर्स होते हैं, वो मुद्दों की बात करते हैं और मुद्दे ही आज के डेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन जैसे पिछले लाइव में भी हमने बात की थी कि हिंदुस्तान का वोटर अब काफी आगे बढ़ चुका है, ये 21वीं सदी का वोटर, युवाओं की संख्या ज्यादा है, उनके अपने मुद्दे हैं, उनकी अपनी सोच है, अपनी विजन है, अपना ऑब्जेक्टिव। जो जो जहां रह रहा है सबके अपने अपने राइट्स सबको पता है कि किसकी क्या राइट्स है, किसकी क्या ड्यूटीज है, और उसके और सिर्फ अपने बारे में नहीं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी राइट्स के बारे में भी लोग बात करते हैं कि भाई आपको ये करना था, आपने किया क्यों नहीं। तो ये जो रिक्वायरमेंट देने की जो चीजें जो शुरुआत हो चुकी है एक एक बड़े नंबर से, तो उसमें उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लास्ट डिस्कशन में भी मैंने बताया था कि जो लोकलाइज मुद्दे होते हैं विधानसभा चुनाव में वही भारी पड़ते हैं, जो सेंट्रल नेशनल मुद्दे होते हैं वो लोकसभा के चुनाव में भारी पड़ते हैं। तो ये क्लियर कट डेफिनेशन है लोगों के दिमाग में। तो सर्वे, अगर अगर मैं सर्वे की बात करूं अमित, तो पिछले 3 4 5 जो भी इलेक्शन हुए विधानसभा का देख लें, या फिर लास्ट के लोकसभा इलेक्शन को देख लें, या उससे पहले को भी देख लें, इक्का दुक्का होता है जिनका जिनका सर्वे बिल्कुल करीब कहीं पहुंचता दिखता है। बाकी कई लोग जो है, कई सर्वे जो है वो नहीं वहां तक पहुंच पाते हैं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सैंपल नंबर कितना लिया उन्होंने, कितने सैंपल नंबर की बेसिस पर डिसीजन ले रहे हैं, आपने किससे किससे बात की, आप अलग अलग तरह के जेंडर से, दोनों जेंडर से या अलग अलग तरह के प्रोफेशन वाले लोगों से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या क्या आप उन एक्चुअल वोटर से बात कर रहे हैं जो लाइन लगा के वोट करता है, कि क्या आपने उनसे बात कर लिया जो ड्राइंग रूम में बैठे हैं और जो वोट करने गए ही नहीं। अगर 61% का वोट परसेंटेज होता है, इसका मतलब कि 40% आपके एरिया में ऐसे वोटर्स थे जो वोट करने गए नहीं। तो अगर आपने सर्वे उनसे कर लिया तो आपका सर्वे तो फेल होना ही। तो आप वो स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे हो, आप तैयारी कैसे कर रहे हो, वो बहुत कुछ मैटर करता है। कैसे करते हैं वो सर्वे, मुझे उसके बारे में जितनी जानकारी है उस हिसाब से मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़ा उनको बेस बढ़ाना पड़ेगा, तब वो चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि मतदाता वो नहीं, अब हो सकता है कि आपसे कुछ और कह दे, करके कुछ और आए हों। आप बिलीव नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई मतदाता अपने पत्ते खोलने नहीं चाहता कि उसने वोट किसको दिया है, क्योंकि वो उसकी खुद का राइट है उसका, क्योंकि उसने खुद कोई डिसीजन लिया है, तो उसको वो डिसीजन सबको बताने की जरूरत नहीं। उसने अपना मत पेटी में या फिर ईवीएम में अपना जो है वोट बंद कर दिया है। तो सर्वेज तो आएंगे अमित, सर्वेज आएंगे और सर्वेज की चर्चा भी होगी, सर्वेज की लोग बात भी करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन भी होंगे। लेकिन मतदाता जो है वो एक अपनी अलग लाइन पे चलता है, उसकी अलग अपनी सोच होती है। और हम जागरण के प्लेटफॉर्म की तरफ से सारे वोटर से हम ये अपील भी करेंगे कि आप सबको बाहर निकल के वोट करना चाहिए। जी जी प्रत्युष जी, सवाल तो बहुत सारे हैं यहाँ, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। लब्बो लुआब इस चर्चा का जो आपने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कहा कि वोटर जो है वो पहले जैसा वोटर नहीं रहा है कि हाँ भाई क्या किस तरह की बातें कही जा रही है, कैसा वातावरण चल रहा है, उस पर सोच के नहीं बहुत है, और बल्कि उसके चुनावी मुद्दे उसके जो हैं वो अपने चुनाव के अकॉर्डिंग होते हैं। लोकसभा चुनाव है तो वो अलग तरीके से सोचता है, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, जिला में चुनाव, वो अपने अमित, हर अमित बस एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। जो पहले के इलेक्शन हुए हैं उनके अपने तौर तरीके थे, लोगों के सोचने के तौर तरीके थे। उन्होंने भी ऐसी ऐसी चुनाव नतीजे दिए हैं कि अच्छे अच्छे पॉलिटिकल एक्सपर्ट की बोलती बंद हो गई है, आंखें खुल गई हैं। हमने कई सारे इलेक्शन देखे हैं, अगर हम 52 से लेकर अभी तक की बात करें तो ऐसे कई सारे इलेक्शन में 77 में हुए हैं, उसके बाद भी हुए हैं 84, मतलब ऐसे कई सारे इलेक्शन हैं जहां पे मतदाताओं ने ऐसा रिजल्ट दिया है, एक्सपर्ट की बोलती बंद हो गई। तो मतदाता हमेशा से जागरूक रहा है, लेकिन हाँ अब का मतदाता है वो 21वीं सदी का मतदाता है, उसके सोचने के तरीके और ज्यादा डेवलप हो गए।
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात यहाँ पर लाजमी होनी भी चाहिए। इसीलिए जमहूरियत का असली जो स्वरूप है वो वही है कि वोटर 5 साल भले ही कुछ बोले, कुछ भी कहे, लेकिन जो जिस दिन उसकी ताकत है, जिस दिन उसे मत डालना होता है, जिस दिन उसे ईवीएम का बटन दबाना होता है, उस दिन वो अपनी ताकत दिखाए, और यही सबसे बड़ी खूबी है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा से जुड़ने के लिए, और हम फिर हाजिर होंगे अगले शुक्रवार को। धन्यवाद प्रत्युष जी आपका भी, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।